हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम आईआर के दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इंडिया नेबरहुड को कवर किया, जबकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिया का एक और नेबरहुड जो थोड़ा सा दूर है लेकिन अभी इंडिया के प्रायोरिटी में है, यानी साउथ ईस्ट एशिया। इस वीडियो में हम साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी चीज़ें न्यूज़ में हैं और इसके आईआर के हिसाब से क्या रेलेवेंस है, इन सब को डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। लेकिन मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब लागू हुई और इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी कब लागू हुई, किस साल से स्टार्ट होता है, क्यों स्टार्ट होता है, क्या इसकी रेलेवेंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं, क्या आपको ये पता है? नहीं पता तो समझ जाएंगे, लेकिन पहले देखें कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया मेंबर, इनमें से भारत किसका मेंबर है? एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सार्क या आसियान। सार्क तो साउथ एशिया में है, याद रखिए सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जबकि यहाँ लिखा है आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आसियान या ईस्ट एशिया समिट, इन तीनों में भारत किसका मेंबर है? आपको मुझे बताना है इसका सही उत्तर क्या है। क्या भारत ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है, इंडिया आसियान का मेंबर है या इंडिया एपेक का मेंबर है? तो सही जवाब है क्या इंडिया में से किसी का मेंबर नहीं है? नहीं, सही जवाब है ईस्ट एशिया समिट। इंडिया इसमें पार्ट लेता है, इसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पता होना चाहिए आसियान क्या है, एपेक क्या है, कौन इसका मेंबर है, इंडिया किस ग्रुप का मेंबर है, किस ग्रुप का मेंबर नहीं है, यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेड ग्रुप्स हैं। इससे हम सीखा हमने इस क्वेश्चन से कि ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इस रीजन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए। इनमें से किन के साथ आसियान जो ग्रुप है इसकी फ्री ट्रेड पार्टनरशिप है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4 1 2 4 5 1 2 4 and 5 3 4 5 6 1 3 4 5 या फिर 2 3 4 6। आप मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। पिछले का आंसर तो मैंने आपको बता दिया। फ्री ट्रेड पार्टनरशिप का मतलब होता है जिनके साथ इन्होंने एफटीए साइन किया हुआ हो। आसियान के ग्रुप में पहली बार कितने मेंबर्स हैं? 10 कंट्रीज़ हैं। वो 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं, क्या उनके नाम है, इस वीडियो के एंड तक आप सब अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले जानते हैं कहाँ है साउथ ईस्ट एशिया। जब देखो आप इंडिया से ईस्ट की तरफ जाते हो, तो हम जब ईस्ट में जाते हैं तो हमें दिखता है यहाँ पर वेस्ट बंगाल हमारे ईस्ट में है, बिहार हमारा ईस्टर्न राज्य कहलाता है, झारखंड। और ईस्ट में जाओ तो आपको मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय, ये वो रीजन है जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के बाद का जो रीजन आता है हमारे मैप में, ये कहलाता है साउथ ईस्ट एशिया। अक्सर आप ये सुनते होंगे कि भारत और चाइना के बीच कुछ युद्ध होता है तो उसको कहते हैं हम सीनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन या फिर हम इंडिया चाइना कहते हैं, लेकिन इंडो चाइना नहीं कहते। क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि इंडो चाइना जोग्राफिकली इन कंट्रीज़ को कहा जाता है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम को, क्योंकि ये इंडिया और चाइना के बीच में थे, इसलिए इंडो चाइना कहते हैं इस पूरी रीजन को। तो इंडो चाइना का रीजन मतलब ये रीजन होता है असल में, इसलिए आप पढ़ते हो कि सीनो इंडिया, क्योंकि सीनो कहते हैं चाइना को और इंडिया मतलब इंडिया। इंडो चाइना इसलिए नहीं क्योंकि हिस्टोरिकली इस रीजन को पहले इंडो चाइना कहा जाता था, अब इसको इंडो चाइना नहीं कहा जाता। तो अभी मुद्दे पे आते हैं, आज के मुद्दे पे। ये तो आपके लिए बैकग्राउंड के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या कहानी है। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये इंडिया है, ये आप जब नॉर्थ ईस्ट से नीचे की तरफ आते हो ईस्ट की तरफ तो आपको मिलता है साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ एशिया है, इसके ईस्ट में है ये, तो ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। साउथ ईस्ट एशिया स्टार्ट कहाँ से होता है? तो सबसे पहले आपसे सवाल है, क्या कोई ऐसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है? तो हाँ, वो कंट्री है म्यांमार। म्यांमार के साथ इंडिया की इंपॉर्टेंट बॉर्डर शेयर करता है, ये वो कंट्री जिसके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। अब जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में ढेर सारी छोटी मोटी कंट्रीज़ भी हैं, पर जनरली साउथ ईस्ट एशिया का मतलब होता है मुख्य रूप से एक ग्रुप जो बहुत रेलेवेंट है, और वो ग्रुप है आसियान यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब क्या म्यांमार की बाउंड्री इंडिया से लगती है? कितने किलोमीटर तक लगती है बताइए मुझे, कोई गैस? 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। तो असल में अगर आप फिगर्स में जाओ तो द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज अराउंड 1643 किलोमीटर्स। तो आप 1600 किलोमीटर ले सकते हो कि ये इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री है। तो ये पहली कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की जिसके साथ इंडिया का बाउंड्री लगता है। अब म्यांमार के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो रीजन है पहले बर्मा कहलाता था और 1935 में जाकर ये इंडिया से अलग हुआ। 1935 से पहले ये ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था। बिफोर 1935 इट वॉज पार्ट ऑफ
ब्रिटिश इंडिया। अब आप कहेंगे भाई इंडिया ने इसको आज़ादी दी क्यों? देखिए हुआ ये कि रीजन पहले कल्चरली इंडिया से थोड़ा सा अलग था, लेकिन यहाँ पर जब आप विजया पीरियड में जाते हैं, उससे पहले किंगडम में जाते हैं, तो इस पूरे रीजन में आप देखो तो थाईलैंड हुआ, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तक अगर आप जाएं तो यहाँ पर आपको हिंदू कल्चर के लिंक्स मिलते हैं। बाद में यहाँ हिंदुज़म के बाद बुद्धिज़्म फैला, थोड़े अलग तरीके से फैला, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़े से अलग हैं हर जगह जो बुद्धिज़्म फॉलो होता है। और जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कब्जा किया तो इस रीजन के ऊपर फ्रेंच और डच कंट्रीज़ ने मुख्य रूप से कब्जा करके रखा हुआ था। तो बर्मा वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और जब ब्रिटिशर्स ने 1935 को उनको अलग किया, और यहाँ ही आपका इम्पॉर्टेंट एक रीजन है जहाँ से टिम्बर यानी लकड़ी का बहुत प्रोडक्शन होता था। तो ये वो रीजन पहला है जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री जिसके साथ इंडिया की बाउंड्री लगती है। समय के साथ क्या हुआ, भारत के म्यांमार के साथ संबंध कम हुए। वी रिड्यूस्ड आवर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार, जहाँ पर वहाँ पे मिलिट्री कंट्रोल कर लिया था। और जो मिलिट्री यहाँ कंट्रोल करती है, जो गवर्नमेंट है म्यांमार की, इट इज़ ऑफन बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मिलिट्री गवर्नमेंट विच इज़ कॉल्ड एज जुंता। जनता हम इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन जुंता मतलब होता है जो मिलिट्री ग्रुप म्यांमार में शासन करता है उसे जुंता कहते हैं। तो जुंता इज एसोसिएटेड विद द आर्मी विच रूल्स ओवर द म्यांमार। बीच में वहाँ डेमोक्रेसी आई थी, आंग सान सूकी का नाम आपने सुना होगा, जिनकी सरकार कुछ समय तक रही थी, उनको जेल से निकाला गया, लेकिन फिर उनको हटा दिया गया था। आंग सान सूकी भारत में पड़ी है, भारत के साथ अच्छे संबंध रहे थे, लेकिन अभी वहाँ पर फिर मिलिट्री का कंट्रोल आ चुका है। और यहाँ तक कि संविधान में, वहाँ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव किए गए, ऐड किया गया कि 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर द आर्मी। ये बात होगी म्यांमार की। इसके बाद अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की ओर बढ़ें, तो दूसरी कंट्री इंडिया के बहुत करीब है, वो है थाईलैंड। थाईलैंड और बैंकॉक ये इसकी राजधानी है, जहाँ बहुत से इंडियंस अक्सर जाते रहते हैं टूरिज्म के लिए। इंडिया के साथ कल्चरल और हिस्टोरिकल लिंकेजेस भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंट्री जिसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड के साथ इंडिया के अच्छे संबंध है, और थाईलैंड के साथ चाइना के भी अच्छे संबंध है। इसके बाद अगली कंट्री आती है लाओस। तो लाओस इकलौती यहाँ ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है। तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज लाओस, जिसके पास समुद्र की ओर कोई रास्ता नहीं है। लाओस के बाद अगली कंट्री यहाँ आती है कंबोडिया, और कंबोडिया के बाद आता है वियतनाम, जिसने कई सारे युद्ध लड़े। ये वो इलाका है जिनके साथ आप ज़मीन के साथ इंडिया को जोड़ सकते हो अगर आप एक रोड बनाओ तो। क्या इंडिया इसके लिए कोशिश कर रहा है? तो हाँ, इंडिया कोशिश भी कर रहा है। इंडिया ने यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए एक हाईवे भी बनाया है, जिसे कहते हैं IMT, यानी इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जिसको बाद में बढ़ाकर हमने सोचा है कि उसको वियतनाम तक जोड़ देंगे। इस पूरे रीजन को जोड़ने की हम कोशिश करेंगे भविष्य में। तो ये इंडिया का प्लान है यहाँ पर। तो ये आपको दिख रहा है कि ये वो कंट्री जिनके साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है। तो इसको याद करने का सिंपल फार्मूला है CLMVT, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम एंड थाईलैंड। अब मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, देखिए CLM मतलब हो गया कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज़ जो हैं, ये असल में इनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, ये जो 3 कंट्रीज़ का तो बहुत ही बुरा हाल है। भारत से भी पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमी बहुत तबाह है इनकी। जबकि 2 जो है वियतनाम, थाईलैंड, इनकी पर कैपिटा इनकम थोड़ी अच्छी है। वियतनाम में अब प्रोडक्शन और ग्रोथ भी बढ़ने लग गई है। तो ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जिस पर इंडिया भी फोकस कर रहा है। दीज आर कॉल्ड CLMVT कंट्रीज़। इसके अलावा आप आगे बढ़ो तो फिर आपको दिखते हैं आइलैंड वाली कंट्रीज़, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और इधर ब्रूनी। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये मेजरली आर लाइक आइलैंड्स। तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रूनी। तो ये आप याद कर सकते हो CLMVT SIMPP। ये 10 कंट्रीज़ ने, देखो तो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, बहुत बड़ी कंट्रीज़ नहीं हैं, इनमें ज़्यादा ग्रोथ की संभावना भी नहीं, पॉपुलेशन भी इनकी अमूमन कम रहती थी। तो एक देखो इधर इनके इस साइड इंडिया है, ऊपर चाइना है, उधर ऑस्ट्रेलिया है नीचे की साइड में, इस साइड जाओ अगर क्रॉस करके तो अमेरिका दिखता है। तो इस पूरे रीजन में सोचो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, तो इनके पास तो कोई ताकत ही नहीं होगी, इनको कोई भी दबा लेगा। तो जब ये देश धीरे धीरे आज़ाद हुए तो इन्होंने मिल के आपस में एक ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप था आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये आसियान बन के खड़ा हुआ एज अ ट्रेड ग्रुप, और इसके अंदर अभी हैं 10 कंट्रीज़। तिमोर लेस्ट एक और कंट्री है जो इसको जुड़ने वाली है, जो इसकी 11वीं मेंबर होगी, लेकिन अभी वो बनी नहीं है। तो अभी आसियान में 10 मेंबर्स हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ आसियान के मेंबर हैं? CLMVT और SIMPB। तो ये वो 10 कंट्रीज़ हैं जो पार्ट हैं अभी आसियान का। और आसियान के साथ भारत का है एक FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है।
ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जोग्राफिकली जब हम साउथ ईस्ट एशिया को पढ़ते हैं तो उनमें हम किन कंट्रीज़ को पढ़ते हैं, CLMVT यानी कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, और SIMP-B यानी सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रूनी। ये आपने समझा इसका ब्रॉड आउटलुक। ये वो कंट्रीज है जहाँ आप जल्दी फोकस करते हो, ज़्यादा फोकस करते हो। ये सारी कंट्री इकोनॉमिकली एक ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं, एक ट्रेड ग्रुप है इनका। इन सब ने मिलकर अपना एक कॉमन मार्केट बना रखा है कि ये 10 कंट्रीज के साथ आपको व्यापार करना है तो आपको एक ही टैक्स पे करना पड़ेगा, एक ही तरीके का नियम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इनका एक आपस में एक ग्रुप है। अब ये साथ आए क्यों? पहली बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, वो है म्यांमार, 1600 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर है। दूसरा, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड ग्रुप कौन सा है, तो उसका नाम है आसियान। और आसियान में कितने मेंबर्स हैं? 10 के नाम क्या है? CLMVT, SIMPB। ये आपकी 10 कंट्रीज हो गई जो अभी आसियान के मेंबर हैं। और ये साथ क्यों आए? क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रेड जाइंट्स, ट्रेड मार्केट्स के बीच में थी ये, तो इनको साथ आना पड़ा था कि ग्रो कर पाएंगे, और इसके बन के आया आसियान और ये ग्रो हुआ। लेकिन है तो ये अलग अलग कंट्रीज, पॉलिटिकली तो अलग अलग हैं, हालांकि सिर्फ ट्रेड में एक साथ आ गई हैं, ट्रेड ग्रुप बना लिया है। लेकिन इंडिया का व्यापार इनके साथ कैसा है और किस लेवल पर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप समझिए भारत ने ऐतिहासिकली क्या किया। ये रीजन अक्सर इंडिया से थोड़ा दूर रहा, क्योंकि जब कोल्ड वॉर का पीरियड था, यानी जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी थी। एक था USA और एक था USSR। USA मतलब कैपिटलिस्ट कंट्रीज, और यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी। तो इन दोनों पोल्स के बीच में दुनिया बायपोलर हो चुकी थी। भारत ने कहा कि हम बीच में रहेंगे, हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया, और इंडिया ने कहा हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम बीच में रहेंगे। और इस रीजन की जो कंट्रीज थी, चाहे थाईलैंड की बात करूं, चाहे फिलीपींस की बात करूं, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा US के करीब बहुत जा चुके, तो US अलाइज बन चुके थे। आज भी अमेरिका की बेसेस यहाँ मौजूद हैं, जो अमेरिका को बहुत प्रेजेंस यहाँ बना के देती हैं। इस वजह से भारत ने अक्सर इन देशों को इग्नोर किया, और भारत का मुख्य रूप से व्यापार किसके साथ होता था, तो USSR के साथ होता था। इंडिया का एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर बन के वो उभरा, और क्योंकि भारत उनके करीब था तो भारत ने इस रीजन को अक्सर इग्नोर किया। लेकिन 1991 जब भारत एक वित्तीय संकट से गुजरता है, जिस समय USSR डिसॉल्व कर जाता है, वो विघटित हो जाता है, USSR टूट जाता है, तब जाकर भारत के पास एक बहुत बड़ी समस्या आई थी आफ्टर 1991 कि भारत अब क्या करे। हमारा सबसे बड़ा दोस्त USSR टूट चुका था, जिसके साथ हम बहुत सारा ट्रेड किया करते थे, अपनी चीज़ें इंपोर्ट करते थे। दूसरा, हमारे पास एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा निर्यात नहीं करते थे, एक्सपोर्ट नहीं करते थे। तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए भारत ने बाहर की ओर देखना स्टार्ट किया। भारत ने कहा हम उन मार्केट्स के ऊपर फोकस करेंगे जिसको हमने आज तक इग्नोर किया है, और भारत ने फोकस किया ईस्ट की तरफ, क्योंकि वो इलाका ऐसा था जहाँ भारत व्यापार कर ही नहीं रहा था। तो भारत ने देखना शुरू किया लुक ईस्ट की तरफ, यानी हमें ईस्ट की ओर देखना है। ये पॉलिसी आई जब प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के नरसिम्हा राव। तो 1991 में स्टार्ट होती है लुक ईस्ट पॉलिसी, जहाँ शुरू किया जाता है फोकस कि डेवलप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और 2014 में जब भारत ने थोड़ी इनके साथ अपनी ग्रोथ बढ़ा ली, हमने इस बात के लगभग 25 सालों के बाद 2014 में शुरू किया अपना एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट में क्या फ़र्क है? एक्ट ईस्ट में हमने मेजरली इनका ऑब्जेक्टिव था कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाना, और इसको देखते हुए हमने इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिया। हम इनके डायलॉग पार्टनर बने, इस ग्रुप के बहुत करीब आए जो इन 10 देशों का ग्रुप था, और भारत एक मेजर इनका फ्रेंड बन गया, मेजर ट्रेड पार्टनर बन गया। लेकिन इंडिया ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, अब हमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी बढ़ानी है, अपने और नई लेवल पर रिलेशंस को ले जाना है। तो इंडिया इनके और करीब आया, और उसके बाद इंडिया ने स्टार्ट किया एक्ट ईस्ट 2014 के बाद, और इंडिया ने यहाँ कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करना शुरू किया, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बिल्ड करने स्टार्ट किए, और इस तरह इंडिया 1991 के बाद, 2014 के बाद और ज़्यादा पुश करने लग गया इस रीजन में। और ये कहानी थी कैसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पहले स्टार्ट हुई, लुक ईस्ट पॉलिसी पहले स्टार्ट हुई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पहले स्टार्ट हुई। मुझे बताइए। देखिए, बेसिक सी बात है कि पहले आप किधर किधर देखेंगे, पहले देखेंगे तभी तो एक्शन लेंगे। तो पहले हमने लुक ईस्ट किया 1991 में। क्यों किया? क्योंकि USSR चला गया, हमें नए मार्केट्स चाहिए थे जहाँ हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, हमें और दोस्त बनाए थे जिनके साथ हम व्यापार कर सके, अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सके। तो हमने पहले एक्ट ईस्ट का काम किया 1991 अंडर PV नरसिम्हा राव, और 2014 में हमने लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, फिर से क्लियर करता हूँ। पहले हमने लुक ईस्ट किया इन 1991 अंडर नरसिम्हा राव, एंड इन 2014 वी एक्टेड ईस्ट अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये शुरुआत की कहानी। अब एक बात आती है आसियान की। सबसे पहली बात,
आसियान की बात हम करें तो आसियान असल में 10 देशों का समूह है, लेकिन अभी इसमें 11वां देश भी कहा जाता है जो इसका मेंबर बनने ही वाला है। कई जगह पे डाउट्स है कि शायद बना है या नहीं बना है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि अभी तक तिमोर इनका मेंबर बना नहीं है। तो असल में आसियान क्या है? आसियान एक 10 देशों का समूह है और आसियान शुरू हुआ था कब? 1967 में। इन देशों को लगा कि हमें साथ आना चाहिए व्यापार करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये सारा मार्केट बहुत बिखरा पड़ा था, टूटा पड़ा था। और इन्होंने भारत को भी इन्वाइट किया कि भाई आ जाओ, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं भाई, हमें ज्वाइन नहीं करना, हमें यानी इस रीजन के ऊपर फोकस नहीं करना। हमने कहा कि भाई जो हमारे आसपास साउथ एशिया की कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, हम यहाँ प्राइमरली फोकस करेंगे। 1967 में इंडिया इस तो रुझान नहीं दिखाया इंडिया ने। तो 1967 में सबसे पहले ये साइन हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में, और आसियान बन के शुरू हुआ, जिसमें इनिशियली इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड थे। बाद में इसको ब्रूनी ने, वियतनाम ने, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार ने भी ज्वाइन कर लिया। अभी तिमोर लेस्टे ने भी इसको लगभग ज्वाइन कर लिया है, ऑफिशियली अभी तक एंटर नहीं किया ग्रुप पे, वेबसाइट पे। तो 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं याद करिए फिर से, CLMVT, SIM, PB, ये 10 कंट्रीज हैं आसियान की। और इंडिया ने इनके साथ लुकी स्टार्ट किया 1991, एक्टिस्ट इन 2014। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो पहली बात, आसियान इंडिया का पहले एक डायलॉग पार्टनर बना। डायलॉग पार्टनर मतलब होता है कि जिसके साथ वो खुल के अपनी नेगोशिएशंस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। और भारत ने इनके साथ एक FTA भी साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी अगर आप आसियान और इंडिया का ट्रेड देखें तो ये है ऑलमोस्ट कितना, गेस करिए, $131 बिलियन का आसपास का बायलैटरल ट्रेड भारत और आसियान के ग्रुप के बीच में होता है। इंडिया का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, हमेशा टॉप 3-4 में तो रहता ही रहता है हमेशा। तो इस तरह साउथ ईस्ट एशिया और आसियान खासतौर पर इंडिया का एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर बन के उभरा है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ की मेंबर हैं ये आपको यहाँ से पता लग ही चुका है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट आपके लिए बनता है कि भाई आपने समझ लिए साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ कौन कौन सी है। अब यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ की ज्योग्राफी भी समझिए। अभी हम सिक्योरिटी पे भी आएंगे, पहले ज्योग्राफी समझिए कौन कौन सा रीजन यहाँ पर आता है। जब आप इंडिया से चलेंगे तो यहाँ है बे ऑफ बंगाल, इसके बाद अंडमान आइलैंड्स, तो ये आया आपका अंडमान सी। अंडमान सी के बाद यहाँ आपको थाईलैंड दिखेगा। थाईलैंड के बाद है यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ ऑफ थाईलैंड को क्रॉस करके आप जाते हो तो वो इलाका मिलता है जहाँ बहुत तबाही मचती है, यानी साउथ चाइना सी, जहाँ बहुत सारा विवाद रहता है, जहाँ चाइना और यहाँ आसपास की जितनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनके बीच में बहुत सारे मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं। ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो आता है फिलीपीन सी। फिर उससे अगर आप आगे जाओ तो आपको दिखता है यहाँ पर ईस्ट चाइना सी। तो ये इंपॉर्टेंट ओशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओशंस में सी कौन कौन से, यहाँ पर नीचे अगर आ जाओ आप तो इंडोनेशिया से ऊपर आपको सेलेबस सी दिखेगा, नीचे अरफोरा सी दिखेगा। कभी कभी लोकेशंस में आपसे पूछा जा सकता है जावा सी कहाँ पर है, अरफोरा सी कहाँ पर है, तो आप लोकेशन गलत ना कर पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने समझा कि अच्छा चलो जोग्राफिकली यहाँ चीज़ें हैं, ये इसको रेलेवेंट बनाते हैं कि साउथ चाइना सी में बहुत सारा विवाद है। विवाद क्या है चाइना के साथ इन देशों का, वो भी हम समझेंगे। 9 डैश लाइन क्या है वो हम समझेंगे। पर पहले हमने एक बेसिक बैकग्राउंड समझ लिया, क्या कहानी है और किस तरह इंडिया इसको पुश करना चाहता है। मैंने कहा था इंडिया एक हाईवे बना रहा है, 3 नेशन हाईवे, जिसे हम IMT, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे कहते हैं, 3 नेशन हाईवे प्रोजेक्ट, जो आपका मोरे जो इंडिया में है वहाँ से इसको लेके जाता है माई शॉट जो थाईलैंड में वहाँ तक, और वहाँ से धीरे धीरे बैंकॉक तक। तो आप दिल्ली को बैंकॉक से कनेक्ट करते हैं इस रूट के थ्रू, और बाद में प्रयास ये है कि IMT को हम बढ़ा सकें तो वियतनाम तक लेके चले जाएं। याद रखिए वियतनाम बिल्कुल कॉर्नर में है इस ग्रुप में, तो इसलिए हम वहाँ तक पहुँचने की बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है वो है कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट। कालादान क्या है? तो कालादान एक नदी है जो बहती है म्यांमार में, यहाँ बहती है। अब देखिए अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो आमतौर पे आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा, बहुत लंबा सा रास्ता लोगे आप ऊपर से गुजर के, तब यहाँ पे ऐजवाल पहुँचोगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको या तो बांग्लादेश से रूट मिल जाए या सीधा यहाँ से अगर आप नदी का रास्ता पकड़ो हुगली वाला, और यहाँ समुद्र से स्पोर्ट पे और कालादान रिवर पहुँचो और यहाँ से हाईवे पकड़ के आप सीधा पहुँचो, तो काफ़ी आसानी से आप ऐजवाल पहुँच सकते हो बहुत कम समय में। तो इससे व्यापार, ट्रेड और गुड्स को इंपोर्ट करना, लोगों को मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इंडिया यहाँ पर कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट के पे भी काम कर रहा है। तो कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट, मल्टी मोडाल का मतलब हुआ जिसमें सी का भी इस्तेमाल कर रहे हो आप,
रिवरवेज का भी इस्तेमाल करते हो और हाईवेज का भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो मल्टी मोडल कई सारे मोडल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए कहते हैं कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो भारत और म्यांमार के बीच में हो रहा है। इसमें भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी डेवलप कर रहा है जो है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट जो चाबहार पोर्ट है ईरान में, उसके बाद ऐसा दूसरा पोर्ट है जिसकी अब लगभग जो यूज़ केस है वो भारत के पास ट्रांसफ़र हो गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, आपसे पूछा जा सकता है जोनिंगपोई बॉर्डर क्रॉसिंग कहाँ पर है। जोनिंगपोई बॉर्डर क्रॉसिंग इंडिया म्यांमार के बीच में है। तो कालादान रिवर कहाँ बहती है, म्यांमार में बहती है, तो यहीं पर कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है ताकि भारत अपने नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ पाए और इंडिया म्यांमार के बीच में और ज़रा डेवलपमेंट हो पाए रिलेशनशिप में। अब देखिए, म्यांमार इंडिया के बहुत करीब है, लेकिन भारत ने इसको इग्नोर किया, और क्योंकि भारत ने इग्नोर किया तो यहाँ व्यापार तो भारत का बढ़ा नहीं इस रीजन के साथ, लेकिन ये पूरा का पूरा रीजन चाइना के बहुत कब्जे में आता चला गया। आज चाइना ने अपने देश से यहाँ खाओपियो एक पोर्ट है उसको डेवलप कर लिया। चाइना म्यांमार में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिया, यहाँ जो भी नेचुरल गैस मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो सब चाइना को एक्सपोर्ट होती है। म्यांमार पूरी तरह चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, और क्योंकि म्यांमार के साथ भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट थे, जो मिलिटेंट थे, वो जाकर छुप जाया करते थे यहाँ, तो उसको बाद में भगाया गया। जब इंडिया इनके और करीब आया तो ऑपरेशन सनराइज इंडिया ने किया था म्यांमार के साथ, जिसके तहत इन दोनों की आर्मी ने मिलकर जितने यहाँ के मिलिटेंट कैंप से सबको तबाह कर दिया था, और इसलिए भारत अब म्यांमार के साथ काफ़ी बेहतर संबंध बनाना चाहता है। तो हमने दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट समझे, एक IMT और एक कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। इसमें आपको पता है कालादान कहाँ पर बहती है, जोरिंगपोई बॉर्डर क्रॉसिंग कहाँ पर है, ठीक है। अब ये तो एक पॉइंट है। दूसरा क्या मैंने बताया, खाओपियो से, ये रहा, इसका नाम असल में क्याओपियो है पर मैं इसे खाओपियो बोलता हूँ, याद करना आसान रहता है। खाओपियो से चाइना ने अपना एक चाइना म्यांमार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रखा है, ठीक है, और ऐसा ही कुछ वो कोलकाता तक खींचना चाहता था, जिसको भारत ने बाद में रोक दिया। तो अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर म्यांमार में उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। तो भारत के आसपास जो चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, यानी एक ऐसे ग्रुप्स, ऐसे आइलैंड ग्रुप्स जो भारत को पूरी तरह से दबाव में ला सकें स्ट्रैटेजिकली, तो वो ग्वादर पाकिस्तान से लेके इवानापोलू जो मालदीव्स में वहाँ, हम्बनटोटा श्रीलंका, खाओपियो आपका म्यांमार और चिटगांग बांग्लादेश, इन सभी के आसपास इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बना रहा है ताकि भारत को वो घेर सके। ये घेरने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि भारत की एक स्ट्रांग नेवी है, और वो नेवी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चोक कर सकती है चाइना की मूवमेंट को, वो है मलक्का में। मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट मलेशिया इंडोनेशिया के बीच का वो रीजन है जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ चाइना का ट्रेड और जो एनर्जी है वो मूव करता है, और इसे कहते हैं मलक्का डायलेमा ऑफ चाइना। यानी ये वो स्ट्रेट है जहाँ से चाइना की मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड की चीज़ें गुजरती हैं। इस चीज़ से कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। अब भारत एक स्ट्रांग नेवी रखता है जो कभी भी, यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है तो अपनी नेवी का बेस यहाँ पर है जो कभी भी आके इसे हम ब्लॉक कर सकते हैं, तो इसलिए वो भारत को घेरने की तैयारी में है, और ये घेरने की तैयारी ही भारत को बहुत कमज़ोर बनाने की तैयारी करता है कि भारत के आसपास वो प्रेजेंट रहे और भारत को दबाव में ला सके। इसलिए ये रीजन भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कैसे हम कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, हम कैसे यहाँ पर पोर्ट डेवलप कर रहे हैं सितवे में, क्योंकि यहाँ आसपास ही खाओपियो में चाइना भी एक पोर्ट डेवलप कर रहा है। उसी प्रकार से अलग अलग रीजन को वो पूरी तरह से घेरने की तैयारी में कर रहे हैं, पूरी रीजन को वो जोड़ने की तैयारी कर रहा है। कुनमिंग से लेकर खाओपियो तक उनका प्रोजेक्ट है, चिटगांग तक पहुँच रहे हैं वो, तो भारत उनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में है, और इसलिए भारत भी एक इम्पॉर्टेंट आयरन कर्टन बना रहा है, या फिर इसे हम कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड, जिसके तहत भारत साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो जो सवांग पोर्ट है इंडोनेशिया में उसको डेवलप कर रहा है, चांगी सिंगापुर में है, वियतनाम के साथ संबंध डेवलप कर रहा है, और मंगोलिया में भी अपने संबंध डेवलप कर रहा है। तो ये इंडिया की एक स्ट्रैटेजी है कि भाई आप यहाँ से घेरोगे तो हम आपको और ऊपर से घेरने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इस रीजन में सबांग पोर्ट कहाँ है इंडोनेशिया में, चांगी कहाँ है सिंगापुर में, ये आपको पता होना ही चाहिए। और अब जो भारत और उनका कंपटीशन है वो यहाँ पर एक जगह और फैला हुआ है, जो है साउथ चाइना सी के डिस्प्यूटेड आइलैंड्स। अब मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं एक बार आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि हमने म्यांमार की पहले बात करी, हमने देखा म्यांमार क्यों इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रीजन इकोनॉमिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो आपको और बतानी ज़रूरी है वो यहाँ पर एक है गोल्डन ट्रायंगल। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस में गोल्डन ट्रायंगल है। ये गोल्डन ट्रायंगल ये नहीं है कि जहाँ सोना बहुत सारा उगता है, तो गोल्डन ट्रायंगल वो इलाका है जहाँ बहुत ज़रा इलिसिट ओपियम का ट्रेड होता है, यानी अफीम का बहुत ज़रा बोया जाता है और अफीम बेचा जाता है, और इसका
इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है, इसलिए यहाँ से आपको दिखेगा भारत के बॉर्डर्स के आसपास बहुत ड्रग्स फैलती है और भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ये। तो यहाँ इधर नॉर्थ ईस्ट में है गोल्डन ट्राइंगल और ऊपर है हमारा गोल्डन क्रेसेंट, यानी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ भी अफीम की खेती होती है इलीगल, और यहाँ भी इलीगल अफीम की खेती होती है। इसलिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के अपने बॉर्डर एरिया जैसे पंजाब और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ हम अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए अब इनके साथ मिलकर हम चाहते हैं कि भारत में कहीं से भी इसमें इलीगल व्यापार ना हो। तो आपको दिख रहा होगा कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ जो समस्याएं हैं ड्रग्स की, अफीम की, उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ से बहुत सारे इलिसिट ट्रेड ऑफ ओपियम यहाँ होता है, व्यापार होता है, इससे दिक्कत भारत के लिए बढ़ जाती है। तो भारत इसलिए इस रीजन में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो इंसर्जेंट है, जो यहाँ पे स्मगलिंग है, उसको रोकना चाहता है। लेकिन रिसेंटली भारत ये भी चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट के थ्रू, नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए अगर हम इसको आसियान के मार्केट के साथ जोड़ें, साउथ ईस्ट एशिया के साथ यहाँ और ज़रा व्यापार हो, तो ये एरिया ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को हम यूज़ करना चाहते हैं एज ए रीजन जो डेवलप हो पाए विद बेटर कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा एक चीज़ और हमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे म्यांमार के साथ भारत का 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है जो हम इसके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ हमारी नॉर्मली क्या हुआ करता था, फ्री मूवमेंट की एक सिस्टम हुआ करता था जिसे हम कहते थे फ्री मूवमेंट रिजीम, FMR। यानी भारत और म्यांमार के बीच में जो इलाका था 16 किलोमीटर का, यहाँ तक अगर आपके पास एक परमिट है तो आप 16 किलोमीटर दोनों साइड बॉर्डर के आ जा सकते हो, 16 किलोमीटर्स बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के। और ये एक बॉर्डर पास बनाना होता था, तो ये शुरू किया गया था 2018 में। तो हमने कहा था कि हम एक्ट ईस्ट की ओर काम कर रहे हैं, तो हमने 2018 में एक फ्री मूवमेंट रिजीम FMR लेके आ गए थे कि भाई हम यहाँ पर शुरू करेंगे आना जाना ताकि देश आ जा सके। लेकिन हुआ ये कि इसी साल 2024 में हमने अपने फ्री मूवमेंट रिजीम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया और 2022 में इसको ख़त्म कर दिया 2024 में, क्योंकि टेररिज्म बढ़ रहा था और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, घुसपैठ हो रही थी, तो ये ख़त्म कर दिया गया क्योंकि सिक्योरिटी इंडिया की बहुत नुकसानदायक हो रही थी। तो यहाँ पर ये वजह है कि FMR अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है तो म्यांमार के बॉर्डर पर है। ठीक है, ये आपने समझा। हमें ये भी देखा कि म्यांमार कैसे चाइना के करीब जा रहा है, कैसे चाइना ने वहाँ खाओपियो का पोर्ट बनाया है, कैसे वो चाइना कुनमिंग को इससे जोड़ना चाहता है खाओपियो से, यहाँ से कैसे डिपेंडेंस इनकी चाइना के ऊपर पड़ रही है। और इंडिया का जो प्रोजेक्ट था, चाहे सेतवे की बात करें चाहे कालदान की बात करें, ये बहुत समय से विवाद में फंसा हुआ क्योंकि पूरा ही नहीं हो पा रहा। क्यों पूरा नहीं हो पा रहा? कि जिस राज्य में है म्यांमार का, उसका नाम है रखाइन। तो रखाइन उस प्रोविंस का नाम है, उस स्टेट का नाम है रखाइन प्रोविंस, जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ पड़ा है, जहाँ पर हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स और इनकी एक अराकन आर्मी। तो रखाइन प्रोविंस में ही है अराकन आर्मी, और ये अराकन आर्मी वहाँ पर जो म्यांमार की आर्मी उसके साथ युद्ध डिक्लेयर कर चुकी है। इन दोनों गुटों के बीच काफ़ी समय से युद्ध फैला हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ रोहिंग्यास को निकाला गया वहाँ से और कहा गया रोहिंग्यास जो है एक आतंकवादी ग्रुप है, इसलिए हम इनको अपने देश में नहीं रहने देंगे, ये बांग्लादेशी। उनको म्यांमार ने अपने देश से भगा दिया और वो बेचारे भाग कर आकर यहाँ बांग्लादेश के करीब, बांग्लादेश का एक कॉक्सेस बाज़ार नाम का एक आइलैंड है, यहाँ पर आकर सारे के सारे जो आपके मुख्य रूप से जितने रोहिंग्या से आके बसे हुए हैं अभी रिफ्यूजीज़, और बाद में उनको म्यांमार में रीसेटल करने की बात हो जा रही है। तो वहाँ जो रखाइन का राज्य है वो इस इलाके में शिन प्रोविंस और रखाइन प्रोविंस दो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत विवाद है, और इसीलिए वहाँ से अफीम की खेती, वहाँ से टेररिज्म का बढ़ना, वहाँ से मिलिटेंसी का बढ़ना, और इवन जो रिफ्यूजी क्राइसिस हुई जिसमें बहुत सारे इंडिया में रोहिंग्याज आ रहे हैं, वो भी असल में रखाइन से ही आ रहे हैं। रखाइन कहाँ पर है? तो म्यांमार में। रखाइन कहाँ है? म्यांमार में है। इंपॉर्टेंट लोकेशन म्यांमार की कौन कौन सी हमने वो समझ लिया। और इसके अलावा एज ए रीजन स्ट्रेटेजिकली क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? ताकि हम चाइना को काउंटर कर सके। वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहे हैं, उनके खिलाफ हम नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहे हैं। अब वियतनाम को देखो तो वियतनाम के साथ हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर ली है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी सिंगापुर के साथ भी है, यानी यहाँ पर हम इनके साथ हथियारों का आदान प्रदान, इनको हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, यानी इंडिया से आप डिफेंस हार्डवेयर खरीदो। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेचे हैं। फिलीपींस का चाइना के साथ विवाद है,
साउथ चाइना सी में। तो इन सभी से इंडिया को स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल और हर प्रकार का फायदा है, इसलिए इंडिया इस रीजन के साथ और एंगेज करना चाहता है। तो पहले देखते हैं साउथ चाइना सी का विवाद क्या है। हमने लोकेशन देखा साउथ चाइना सी का कहाँ पर है, अब देखिए विवाद क्या है। यहाँ पर असल में जो विवाद जिन कंट्रीज़ के बीच में है वो मुख्य रूप से चाइना, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी और वियतनाम है। मुख्य रूप से विवाद यह है कि चाइना का कहना यह है कि जब हान डायनेस्टी थी उन्होंने इस जो सी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आइलैंड्स इनको ढूंढा था, इसलिए पूरा का पूरा ये चाइना का ही पार्ट है। तो इस पूरे के पूरे ग्रुप को वो इस पूरे सी को वो एज ए टेरिटोरियल वाटर क्लेम करते हैं। ये इसलिए क्लेम करते हैं कि अगर इस बार इनका अगर पूरा इस इलाके पे कब्जा हो जाए तो यहाँ लगभग $5 ट्रिलियन का शिप जो है वो घूमता है, व्यापार होता है बहुत सारा यहाँ से। तो यहाँ जो कंट्रोल करेगा उसके पास बहुत सारे शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के रूट्स के ऊपर कब्जा होगा, और यहाँ बहुत सारे गैस और नेचुरल मिनरल्स हैं जिसकी बाद में एक्सप्लोर करके, इसकी खुदाई करके ये जमा कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो विवाद है वो पहले समझिए क्या है। तो देखिए, पहले चाइना क्लेम करता है इन सबको थ्रू इट्स 9 डैश लाइन, ये इनका हिस्टोरिकल क्लेम है इन साउथ चाइना सी। तो इसके अंदर वो पैरासाइल, स्पार्टली और स्कार्लबोग शोल, इन तीनों को क्लेम करता है, जबकि पैरासेल और स्पार्टली को ऑलरेडी 2 देश और क्लेम करते हैं। कौन कौन? तो देखो, पैरासेल आइलैंड को वियतनाम भी क्लेम करता है, ठीक है, और स्पार्टली में वियतनाम का क्लेम है, चाइना का क्लेम है, मलेशिया का क्लेम है, कुछ हद तक फिलीपींस का भी क्लेम है। तो कई सारे देश स्पार्टली भी क्लेम करते हैं। पैरासेल में इनका विवाद मुख्य रूप से वियतनाम और चाइना के बीच में है, और इधर इनका विवाद है फिलीपींस के साथ। तो फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस के साथ एग्रीमेंट कर लिया, वियतनाम हमारा पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, फिर हम ऑलरेडी इंडोनेशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं, सिंगापुर के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई देशों के साथ है जो भारत को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। अब देखिए, इन सब के विवाद है चाइना के साथ। अब आप कहेंगे हमला क्यों नहीं कर देते मिलकर लोग चाइना के खिलाफ, क्योंकि इनका आपस में भी विवाद है ना। इसी आइलैंड को, स्पार्टली को, फिलीपींस भी क्लेम करेगा, वियतनाम भी क्लेम करेगा, मलेशिया भी क्लेम करेगा, इवन ब्रूनी भी थोड़ा सा क्लेम करता है। तो इन सभी देशों का आपस में विवाद है, लेकिन जो आसियान है वहाँ पर इसको लेकर कोई विवाद नहीं होता। ये सारी कंट्रीज 10 की 10 आसियान की मेंबर है, क्योंकि आसियान एक ट्रेड ब्लॉक है, तो वहाँ सारा का सारा फोकस ट्रेड के ऊपर होता है। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन को लेकर वो उस विवाद को लेकर अपने इस विवाद के साथ मिक्स नहीं करते। ये मैरीटाइम डिस्प्यूट है। फिलीपींस चाइना को कोर्ट भी लेके गया, जहाँ कोर्ट ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन उसके बावजूद चाइना ने इसको मानने से इनकार कर दिया। दिखाता है विवाद। अब देखो, म्यांमार लगातार हमने उसकी बात करी जो इंडिया के साथ बॉर्डर उसका लगता है। हम अपने रोड को यहाँ तक एक्सटेंड क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम वियतनाम तक पहुँच सकें। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और है, इस रीजन में चाइना का बढ़ता प्रभुत्व। जैसे हमने देखा इन सब के साथ विवाद है। यहाँ आपको दिख रहा है एक कंट्री के साथ विवाद थोड़ा कम है, इनका कोई विवाद नहीं एक तरह से, वो है थाईलैंड। कंबोडिया के साथ भी कोई विवाद नहीं है, लाओस के साथ भी कोई विवाद नहीं है। तो इन कंट्रीज़ के ऊपर ये अपना प्रभुत्व, अपना इकोनॉमिक बिजनेस बढ़ाते ही चले जाते हैं। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये थाईलैंड है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 बड़ी सी बॉडीज़ हैं, इधर भी सी है अंडमान सी, इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड है। अब ये जो है इसे हम कहते हैं, जिसे हमें पता ये क्या कहलाएगा, यह है इस्थमस, यानी 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को एक पतली सी लैंड बॉडी अलग कर रही है। अगर ये लैंड बॉडी में कुछ एक नहर बन जाए तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन बिकॉज यहाँ पर लैंड की स्ट्रिप है इस वजह से ये दोनों इलाके कनेक्टेड नहीं है। तो जो एक ऐसी स्ट्रिप ऑफ लैंड है, मान लो यहाँ एक ज़मीन का टुकड़ा मैं बना दूँ, पतली सी ज़मीन की एक पट्टी जो इन दोनों ओशंस को अलग कर देगी, अगर मैं यहाँ डेवलप कर दूँ तो इसे मैं कहूँगा इस्थमस। ये इस्थमस कहलाती है। तो यहाँ पर है इस्थमस ऑफ क्रा, यानी ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं इस्थमस ऑफ क्रा। अब क्योंकि यहाँ पर एक क्रा का इस्थमस है, तो किसी भी शिप को अगर पास करना है तो यहाँ से शिप पास नहीं हो सकता, शिप को घूम के नीचे से आना पड़ेगा, जहाँ पर क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो चाइना अक्सर चाहता है क्यों ना एक अल्टरनेटिव रूट बनाया जाए। तो चाइना का बहुत सारा शिपमेंट यहाँ से गुजरता है, तो थाईलैंड हमेशा चाहता था कि यहाँ एक हम क्राक कनाल बना दें, लेकिन कनाल को बनाने में खर्च बहुत है और इन्वायरमेंटली बहुत चैलेंजेस हैं। तो बाद में वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। काफ़ी समय से चाह रहे थे वो, तो उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट अब यहाँ स्टार्ट करने की कोशिश की है, थाईलैंड ब्रिज, यानी एक क्रा लैंड ब्रिज। यानी वो इस्थमस ऑफ क्रा को हटाने के बजाय, यहाँ नहर बनाने के बजाय दोनों जगह एक लैंड ब्रिज बनाएंगे, यानी चुम्फॉन पोर्ट और न्यू रनोंग पोर्ट, ये 2 पोर्ट होंगे जो इन दोनों जगह डेवलप होंगे। तो जो शिप है वो नीचे जाने के बजाय सीधा
पहले पहुंचेगा चुम्फुन पोर्ट और वहाँ से पहुंचेगा रेनोंग पोर्ट, और फिर बिना स्टेट ऑफ मलक्का में घुसे हुए शिप्स यहाँ से पास हो पाएंगे। तो चाइना के लिए बहुत अच्छी ये खबर होगी अगर ये लैंड ब्रिज बनता है। और इस बात की गारंटी कौन ले रहा है? चाइना की, हाँ डेवलप करो, हम सपोर्ट करेंगे। तो लैंड ब्रिज डेवलपमेंट करने की बात यहाँ पर चाइना कर रहा है। तो ये एक मुख्य विवाद है कि ये लोकेशन कौन सी है। तो क्रा लैंड ब्रिज कौन बनाना चाहता है, थाईलैंड, कहाँ पर? इसके लिए 2 नए पोर्ट बनेंगे, न्यू रेनोंग और चुम्फोन पोर्ट, जो कि स्टेट ऑफ मलक्का का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं फिर एक बार 9 डैश लाइन में। अब देखो नॉर्मली हम 9 डैश लाइन कहते हैं, लेकिन अब नया डैश बन गया है, यह है 10 डैश लाइन। देखो इनिशियली क्या था, कहानी ये थी कि 11 डैश लाइन हुआ करती थी। पहले इनका क्लेम था ये पूरा का पूरा इलाका हमारा है, यहाँ पर ये एक और डैश बनाते थे, 11 डैश लाइन। चाइना थी कम्युनिस्ट कंट्री और इन्होंने कहा कि भाई ये पूरा इलाका हमारा है। और यहाँ एक कंट्री है ताइवान। ताइवान असल में अपने आप को कहती है कि हम अलग देश हैं। चाइना कहता नहीं, ताइवान तो हमारा ही पार्ट है, ताइवान इज़ पार्ट ऑफ अस। तो इनकी पहले जो डैश लाइन हुआ करती थी ना, यहाँ पर एक और हुआ करती थी डैश लाइन, यहाँ तक ये क्लेम करते थे। ये है गल्फ ऑफ टोंकिन। तो एक समय में वियतनाम यहाँ पर है और चाइना, वियतनाम चाइना के बीच में अच्छे संबंध है, क्योंकि वियतनाम में भी कम्युनिस्ट पार्टी थी और चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो इनके साथ इन्होंने 1965 के आसपास एक एग्रीमेंट किया और उसके बाद यहाँ का जो क्लेम था वो छोड़ दिया। तो ये 11 डैश लाइन घट के हो गई थी 9 डैश लाइन। लेकिन अचानक से इन्होंने अपना एक डैश यहाँ जोड़ दिया और इन्होंने पूरे ताइवान के आसपास भी कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। और अब तो जो विवाद है वो गल्फ ऑफ टोंकिन में भी स्टार्ट हो गया। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि गल्फ ऑफ टोंकिन, ज़रा इसको एक बार फिर से रीड्रॉ करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पर है गल्फ ऑफ टोंकिन, जो कि असल में पार्ट है वियतनाम का। लेकिन यहाँ भी आजकल अचानक से दोबारा चाइना और वियतनाम के बीच में विवाद स्टार्ट हो गया। सारा का सारा कहाँ पर है? साउथ चाइना सी में। तो पहले ये जो रीजन है यहाँ एक और डैश वो बनाते थे, कहते थे ये भी हमारा है। लेकिन जब वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी आई तो उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, इसलिए इन्होंने इस रीजन पे क्लेम करना छोड़ दिया। नहीं तो ये पूरा का पूरा ये इलाका ही क्लेम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अपना डैश अब ऊपर की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। पहले ताइवान तक रुके हुए थे, अब ताइवान के ऊपर वाले हिस्से तक पहुँच चुके हैं। तो ये दोबारा 10 डैश लाइन हो चुकी है। तो अब देखो ये है ब्रूनो मलेशिया, यहाँ पर भी विवाद इनका मलेशिया के साथ, फिलीपींस के साथ। हमने समझा कि ऑलरेडी इनके बहुत सारे विवाद यहाँ पर हैं। तो अब आपको दिख रहा है कि चाइना का कैसे कैसे जो एस्पेक्ट है बढ़ता जा रहा है। तो अभी जो 9 डैश लाइन है इसमें इन्होंने एक और डैश ऐड कर लिया है और ये 10 डैश हो चुकी है। ओरिजिनली ये क्या थी? 11 डैश लाइन, क्योंकि इनका बस चले तो पूरी दुनिया पर ही कैप्चर कर लें। तो उस तरह भारत अगर बात करेगा हिस्टोरिकल क्लेम्स की, तो भारत वियतनाम क्या थाईलैंड से लेके पूरी दुनिया को ही कब्जा कर लेगा, कहेगा कि भाई हिंदुइज्म बुद्धिज़्म जहाँ जहाँ तक फैला वो सब हमारा इलाका है। तो ये विवाद भारत और चाइना के बीच का नहीं, बल्कि चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच में है। तो ये हमने समझा। इसमें आपको पता चला थाईलैंड ब्रिज कहाँ पर है, चुम्फोन और नेरोंग पोर्ट कहाँ पर है, खाओपियो पोर्ट कहाँ पर है, चांगी पोर्ट कहाँ पर है, 9 डैश लाइन क्या है, 10 डैश लाइन क्या है, 11 डैश लाइन क्या है, क्या विवाद है, ये हमने समझा। और हमने समझा आसियान में कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी कब स्टार्ट हुई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब स्टार्ट हुई, साउथ ईस्ट एशिया का रीजन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली, सोशल, इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली। इकोनॉमिकली इसलिए क्योंकि हमारा आसियान के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके तहत भारत का भी अराउंड $130 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है दोनों आसियान एज ए ग्रुप और इंडिया के बीच में। इसके अलावा स्ट्रैटेजिकली भारत एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बन रहा है इस रीजन का, क्योंकि हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा है, वियतनाम के साथ हमारे अच्छे संबंध डेवलप हो गए हैं। यहाँ पर स्पार्टली आइलैंड, पैरासेल आइलैंड्स, स्कारबॉर्ग जो शोल है ये कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए, ये किस रीजन में है। प्लस गल्फ ऑफ टोंकिन यहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मलेशिया के पास जो एक नया रूट है, कौन सा डेवलप होना चाह रहा है उसको कवर करने के लिए, नॉर्मली जो रूट है मलेशिया के पास वो कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का स्ट्रेट। उसके बदले में ये थाई लैंड ब्रिज या फिर आप कह सकते हैं क्रा लैंड ब्रिज बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं आइलैंड ऑफ बोर्नियो कहाँ पर है, तो यहाँ था ये आइलैंड ऑफ बोर्नियो, बिल्कुल मलेशिया के ऊपर है। तो ये सारी गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ है, बोर्नियो कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे अक्सर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये हो गए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो न्यूज़ में रहती हैं। अब बात आती है आसियान के ग्रुप की। आसियान के ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? 10। जो मैंने आपको नाम याद करने का तरीका बताया, CLMVT एंड SIMPB।
ये मैं इसलिए इस तरह इसको बांट रहा हूँ क्योंकि भारत का यहाँ पे ट्राइलेटरल अभी एक हाईवे बन चुका है ऑलमोस्ट म्यांमार थाईलैंड तक, जिसको हम चाहते हैं कि हम वियतनाम तक लेके चले जाएं। इनमें एक लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, ये ऊपर वाली लाओस, यहाँ पर है लाओस, और ये है कंबोडिया। कंबोडिया में चाइना एक और अपनी बेस बना रहा है, नेवल बेस, जिसको इंडिया और शक की नज़र देख रहा है। तो वो बेस जो असल में एक जगह बन रही है जिसका नाम हम देखते हैं, मैंने एक इमेज ऐड करी है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ इसको। कहाँ पर है ये, राम नेवल बेस है, ये देखो ये रहा कंबोडिया में। तो राम इसका नाम है, आप इसको राम से याद कर सकते हो। तो कंबोडिया में यहाँ एक रैम नेवल बेस ये बना रहे हैं और ये इनकी दूसरी स्ट्रॉन्ग बेस होगी। पहली इनकी कहाँ पर है, जिबूटी में। जिबूटी अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर एक कंट्री जहाँ की मिलिट्री बेस है। दूसरी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ बढ़ा रहे हैं रैम नेवल बेस में कंबोडिया। देखिए यहाँ इनकी बेस आने का मतलब ये है कि यहाँ जो स्टेट ऑफ मलक्का है इसके ऊपर ये पूरी तरह कंट्रोल अपना बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। कंबोडिया में इनकी डिपेंडेंसी, कंबोडिया की डिपेंडेंस इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा है चाइना के ऊपर। कंबोडिया और लाओस का मैक्सिमम जो कर्ज है वो उनकी गवर्नमेंट का चाइना से ही लिया गया है और वो बिल्कुल भी एक तरह से इनके डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। इनसे इतना उधार लिया है जो चुकाने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, तो डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, इसलिए बहुत एक विकराल स्थिति वहाँ पर आ गई। ये है गल्फ ऑफ टोंकिन, ये स्पार्टली आइलैंड, पैरासल आइलैंड, स्कारबोक शोल इस साइड होगा, साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी। आई होप अब आपको ये लोकेशंस तो अच्छे से याद हो ही गए होंगे। तो रेम नेवल बेस कहाँ पर है, हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पर है, खाओपियू पोर्ट कहाँ पर है, सेतवे पोर्ट कहाँ पर है, कालादान रिवर कहाँ पर है, ये आपको पता लग गया होगा। अब दोबारा आते हैं हम पिछले टॉपिक के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे थे, आसियान के 10 ग्रुप, CLMVT प्लस SIMPB। अब इन्हीं देशों ने क्या किया, इनका FTA भारत के साथ है, यानी मान लो आसियान ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया इंडिया के साथ। पहले इंडिया इनका एक डायलॉग पार्टनर बना कि भाई हम आपके साथ रेगुलरली बातचीत करेंगे, हम बेहतर ट्रेड डेवलप करेंगे। उसके बाद भारत ने इनके साथ FTA किया। तो ये जो आसियान ग्रुप है इन्होंने कई देशों के साथ FTA किया हुआ था और इन्होंने सोचा क्यों ना जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा FTA है वो सब साथ में मिलकर आपस में FTA कर ले, एक बड़ा सा ट्रेड ब्लॉक बना ले। तो बात चली RCEP की, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें इनिशियली 16 देशों ने नेगोशिएशन स्टार्ट की। 16 में से 10 तो हमारे आसियान हो गए, CLMVT प्लस SIMPB, और प्लस 6 और कंट्रीज थी, इनको जोड़ों में याद करो, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और साउथ कोरिया। इन 6 के 6 देशों के पहले से ही आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आपस में नहीं है, आसियान के साथ है। तो आसियान ने कहा भाई जब आपका हमारे साथ है ही तो क्यों ना हम सब आपस में सबका सबसे कर लें। तो एक पूरा ट्रेड ब्लॉक बन जाएगा जिसका नाम होगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP, और इन 6 देशों के बीच में ट्रेड हो पाएगा। लेकिन भारत इससे निकल गया। इंडिया ने कहा हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा चाइना के साथ FTA हो जाएगा, चाइना का जो सामान है हमारे देश में उसकी डंपिंग होगी, यानी हमारे देश में उनका सामान बहुत सस्ती दरों पर मिलने लगेगा जिससे हमारा व्यापार तबाह हो जाएगा। और भारत चाहता था कि भारत के सर्विस गुड्स को, भारत की फार्मास्यूटिकल्स को, भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ करें बाकी देशों में, जबकि वो अपना मार्केट भारत को देने को तैयार नहीं थे। और यहाँ तक कि वो भारत पे दबाव बना रहे थे कि भारत अपना एग्रीकल्चर का मार्केट, अपना जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको खोल ले। भारत अपने एग्रीकल्चर और दूध से जुड़ी हुई डेयरी इंडस्ट्री जो है उसको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि भारत वहाँ पर नहीं चाहता कि बाहर से सस्ता इंपोर्ट आए और भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो जाए, इसलिए भारत RCEP से बाहर निकल गया। तो वर्तमान में RCEP में 15 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स आसियान के, और इंडिया बाहर निकल गया तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया और चाइना, तो ये 15 मेंबर्स हैं। अब देखिए मैंने बोला पहले 16 मेंबर्स थे, इनके साथ इनकी बार बार FTA है, लेकिन और 2 मेंबर्स हैं जिनके साथ इनके बहुत क्लोज संबंध है लेकिन FTA नहीं है, उनके साथ ही और डेवलपमेंट करना चाहते हैं। वो 2 बड़े मेंबर्स हैं, USA और रशिया। तो RCEP में कितने मेंबर हैं अभी, 15, प्लस एक कौन बचा जो इंपॉर्टेंट था इनका ट्रेड पार्टनर, इंडिया, जो इससे बाहर निकल गया। और मैंने बोला ये हो गए 16 इनके इंपॉर्टेंट पार्टनर्स, प्लस 2 और हैं, USA और रशिया, जिनके साथ ही अपने संबंधों को और ग्रो करना चाहते हैं, जिनके साथ अभी तक FTA नहीं है। तो जब ये सारे मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं क्या, ईस्ट एशिया समिट। इसमें ये 18 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने समझा, आसियान के 10 मेंबर, RCEP के 15 मेंबर और ईस्ट एशिया समिट के 18 मेंबर्स, जिसमें इंडिया भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो ये आपने समझ लिया किनके किनके साथ इनके मेजरली एफटीएज हैं और क्यों ये रेलेवेंट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है ये। अब एक बार आ जाते हैं साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट पर, जिनमें चाइना, आपका फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया सबके बीच में विवाद है। स्कारबो हो गया, मैक्सफील्ड हो गया, पैरासेल आइलैंड हो गया, स्पार्टली हो गया। अब सेनकाकू डायो जो आइलैंड है ये असल में साउथ चाइना सी में नहीं, ईस्ट चाइना सी में है ऊपर, और ये विवाद जापान और चाइना के बीच में है। जापान इसे सेनकाकू कहता है, चाइना इसे डायू कहता है, और यहाँ पर ये चाइना जापान का विवाद है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी, इट इज़ पार्ट ऑफ ईस्ट चाइना सी, तो इसको हम बाद में देखेंगे। साउथ चाइना सी में विवाद क्या है हम पहले ही देख चुके हैं इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ग्रुप के बारे में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है भारत और म्यांमार। म्यांमार इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। कालादान प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं और हमने सेतवे पोर्ट को भी डेवलप किया है बेहतर तरीके से। सेतवे पर अब भी इंडिया को अधिकार भी मिल चुका है। तो यहाँ से होगा क्या, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेतवे? टू डेवलप कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड स्पेसिफिकली टू साउथ ईस्ट एशिया। अभी हमारी जो मेनलैंड इंडिया है उसकी कनेक्टिविटी किससे बढ़ेगी? पहले नॉर्थ ईस्ट से, और एक नया ट्रांसपोर्टेशन रूट डेवलप होगा। सेतवे पोर्ट पे अब काम भी इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है, ऑपरेशन इंडिया ने स्टार्ट कर दिया वहाँ पर। तो इस तरह आपको दिखती है एक मेजर पहल। और मैंने बताया था ये किस राज्य में है, तो ये राज्य है जहाँ पर सेतवे पोर्ट है, उस राज्य का नाम क्या है? रखाइन प्रोविंस। जहाँ पर कौन सा ग्रुप एक्टिव है, मिलिटेंट ग्रुप, उसका नाम क्या है? अराकन आर्मी। और अराकन आर्मी वर्सेस म्यांमार की आर्मी के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, वर्सेस म्यांमार आर्मी। और इस विवाद की वजह से वहाँ के जो मासूम लोग हैं, जो वहाँ के रिफ्यूजी हैं, वो उनको वहाँ से भगा दिया गया। उनको बोला बंगाली हो आप, म्यांमार के लोग ही नहीं हो, इसलिए उनको भगा दिया गया। और वो ग्रुप कौन सा है? वो है रोहिंग्या मुस्लिम्स का ग्रुप। और इसीलिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस यहाँ पर हुई पड़ी। और ये बेचारे कहाँ अगर बसे हुए हैं, तो यहाँ छोटा सा कॉक्सेस बाज़ार है, यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप बने हुए हैं किसके? रोहिंग्यास के। तो रोहिंग्या किस जगह से आते हैं, किस देश से आते हैं, आपको क्लियर अब हो चुका होगा, ठीक है। तो इंडिया म्यांमार के साथ कोशिश कर रहा है। अब जब म्यांमार में इस बार साइक्लोन आया तो इंडिया ने वहाँ पर कोशिश की कि भारत उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे, और उसके इंडिया ने ऑपरेशन करुणा किया था इस पूरे रीजन में पुश करने के लिए, ठीक है। मोचा नाम भी इसे यमन से मिला था। अब दूसरी बात आती है ईस्ट एशिया समिट की, जहाँ जो जकार्ता इंडोनेशिया में जिसकी मीटिंग हुई थी, मैंने आपको बताया ये 2005 में बना है। और इसमें जो आसियान के इंडो पैसिफिक के इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं उसको वो लेकर नेगोशिएट करता है। तो ईस्ट एशिया समिट के इंपॉर्टेंट 18 मेंबर्स कौन कौन से हैं आपको याद हो जाने चाहिए। प्लस अब रिसेंटली यहीं पर द 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग भी हुई। इसमें आसियान और इनके 8 डायलॉग पार्टनर मिले। तो 8 डायलॉग पार्टनर कौन कौन से हैं? आसियान 10, 8 कौन कौन से हैं? इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और 2 जो बच गए यूएसए और रशिया। तो ये इनके 18 डायलॉग पार्टनर्स हैं। इंडिया 1992 से इनका डायलॉग पार्टनर नहीं, भारत ने जब लुकी स्टार्ट किया था उसके जस्ट बाद भारत इनका पार्टनर बन गया था। तो एडीएमएम और एडीएमएम प्लस में कौन कौन से मेंबर है आप समझ लीजिए। एडीएमएम में ये इनके 10 कंट्रीज़ हैं और एडीएमएम प्लस में बाकी इनके 18 मेंबर्स आते हैं। अब यहाँ पर कुछ और ग्रुप्स भी हैं जिन पर इंडिया फोकस कर रहा है। इंडिया ने पहले फोकस किया था सार्क के ऊपर, साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसके अंदर 8 मेंबर्स हैं। लेकिन ये ग्रुप कभी ज़रा डेवलप नहीं कर पाया। 1980 से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये काम करे, लेकिन हो नहीं पा रहा। पाकिस्तान भारत के विवाद की वजह से सार्क डिसफंक्शनल हो गया है। तो भारत ने सोचा क्यों ना, अगर हम पाकिस्तान की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हम वहाँ जाने के बजाय साउथ ईस्ट एशिया में डेवलपमेंट स्टार्ट करें। हमने 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के ऊपर फोकस किया साउथ ईस्ट एशिया में। एक है बिम्स्टेक और दूसरा है MGC यानी मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। मेकोंग एक नदी है जो चाइना से बन के म्यांमार से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया में आती है। और कई सारे इन जो कंट्रीज़ में जहाँ से मेकोंग बहती है इनके साथ भारत ने कोऑपरेशन स्टार्ट किया। जिससे भारत में गंगा बहती है वैसे यहाँ मेकोंग बहती है, बहुत बड़ी नदी है। तो यहाँ पर हम हाइड्रो डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि वाटर रिलेशंस डेवलप किए जा सकें, जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं वो सीखें, और एज अ पॉइंट ऑफ कोलेब्रेशन स्टार्ट हो यहाँ। तो कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं MGC की? अब याद कैसे करोगे इसको? तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, हमने पहले पढ़ा था CLMVT। ये पाँचों की पाँचों इसकी पार्ट है और प्लस इंडिया। तो ये है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। इसके अंदर ये
6 कंट्रीज़ हैं, CLMVT प्लस इंडिया, और ये इंटरेक्शन बढ़ाना चाहती हैं इस रीजन की कंट्रीज़ के बारे में। लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है या बात कर रहा है, तो चाइना कैसे पीछे रहेगा? तो चाइना ने भी बोला कि भाई हम भी लेकेंग मेकोंग रिवर कोऑपरेशन करेंगे। तो ये अलग रिवर है, तो लेकेंग मेकोंग कोऑपरेशन में जैसे हमने बोला था ना CLMVT, वही 5 की 5 कंट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ इंडिया की जगह चाइना आ जाएगा। और यहाँ रेलवे लिंक और वाटर कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं। ये चाइना चाह रहा है कि भाई यहाँ पर हम नेगोशिएट करें। देखिए कहानी ये है कि चाइना इज़ एन अपस्ट्रीम कंट्री, अपर रिपरन कंट्री। जो नदियाँ हैं वो चाइना से ही होके यहाँ आती है, तिब्बत के रीजन से। जैसे भारत में आप बात करो ब्रह्मपुत्र की या मेजर रिवर्स जो आती हैं साउथ ईस्ट एशिया में, चाहे इरावदी हो चाहे मेकोंग हो, वो सब चाइना से ही आती हैं। और क्योंकि वो चाइना से आती हैं तो चाइना का बहुत ज़्यादा दबदबा है। और चाइना किसी भी देश के साथ कोई वाटर एग्रीमेंट नहीं करता, जैसे भारत ने बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ किया हुआ है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडिया ने लगभग 80% पानी जो है इंडस वाटर सिस्टम, जिसमें जो 5 नदियाँ उनका 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है, जबकि पाकिस्तान इज़ अ लोअर रिपरन कंट्री, भारत से नीचे है। वो नदियाँ भारत से होके, जैसे ये नदी यहाँ से बनी फिर नीचे जा रही है, तो चाइना इज़ अपर रिपरन और ये कंट्रीज लोअर रिपरन हो गई। उसी प्रकार इंडिया अपर रिपरन कंट्री है पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन फिर भी भारत ने पाकिस्तान के हक में ये एग्रीमेंट किया। चाइना ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करता। तो इंडिया मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के थ्रू दबाव बनाना चाहता था। तो कौन सी कंट्री है? CLMVT प्लस इंडिया। कब बना? 2000 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियतनाम, लाओ में। अब दूसरा लेकेंग मेकोंग कौन सा है? तो वो CLMVT प्लस चाइना है, उसमें इंडिया पार्ट नहीं है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप हमने समझे जो कंपीट करने के लिए बने। इसके अलावा एक ग्रुप और जो इंपॉर्टेंट है वो है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में जो कंट्रीज है वो थोड़ी सी अलग है। इंडिया ने कोशिश किया कि सार्क के बदले में कोई और ग्रुप डेवलप किया जाए। तो जब हम बात करें ना बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक में क्या किया इन्होंने, इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया से 2 ही कंट्रीज को उठाया। कौन कौन? एक थाईलैंड और एक म्यांमार। ये 2 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की और बाकी पूरी साउथ एशिया की, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये आपके बन गए फिर बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स हैं? 6 या 7, आप खुद ही से गिनिए। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका, यानी यहाँ पर आपके 7 मेंबर्स हैं। और MGC में कितने हैं? 6। 7 मेंबर बिम्स्टेक के, 6 मेंबर्स MGC के, 6 ही मेंबर आपके लेकांग मेकोंग में भी, जिसमें इंडिया पार्ट नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे बता सकते हैं कि लेकांग मेकोंग में कितने मेंबर्स हैं, MGC में कितने मेंबर हैं, बिम्स्टेक में कितने मेंबर हैं, क्या क्या नाम है? तो बिम्स्टेक में साउथ ईस्ट एशिया के 2 ही मेंबर हैं। कौन कौन से? म्यांमार और थाईलैंड। इसके अलावा इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आर पार्ट ऑफ बिम्स्टेक। इज मालदीव्स पार्ट ऑफ बिम्स्टेक? नो, इट इज़ नॉट। इज मालदीव्स पार्ट ऑफ सार्क? येस, इट इज़। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब अभी आप पढ़ ही रहे हो तो आपको ये भी पता रहे कि लेकांग में कौन कौन है। और फिर से एक बार बताइए 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं आसियान की, और उनमें से कौन सी कंट्रीज़ पार्ट हैं आपके मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का? तो सिंपल है, CLMVT, ये 5 हो गई, SIMPB, और तिमोर अभी 11वें कंट्री की तरह वहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गई 10 कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की जो हमने यहाँ पे समझा। अब देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ और है कि अब देखो विवाद बहुत है यहाँ पर चाइना का इन सभी कंट्रीज के साथ। चाइना एक बार वियतनाम से युद्ध लड़ चुका है, जिसमें वियतनाम ने चाइना को हरा दिया था। अभी चाइना अपना पोर्ट बना रहा है, नेवल बेस बना रहा है रियाम में। चाइना ने अपनी पोर्ट बना लिया यहाँ खाओपियो में। चाइना ने लाओस को पूरी तरह अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया है। चाइना थाईलैंड के पास यहाँ पर जो एक क्राब लैंड ब्रिज है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। इनके फिलीपींस और ये पूरी रीजन के साथ विवाद है। तो जब ये स्थिति आप देखते हो तो आपके मन में अक्सर ये सवाल आता है कि चाइना के साथ फिर आसियान क्यों ट्रेड करता है, क्योंकि आसियान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कोई है तो वो चाइना के साथ बहुत सारा ट्रेड वो करते हैं। तो इनकी इकोनॉमी बहुत लेवल तक डिपेंडेंट हो गई है चाइना के ऊपर, जो उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर और विवश करता है कि चाइना के साथ आपको संबंध बनाने ही पड़ेंगे। लेकिन ये फिर भी इनके ऊपर हमला नहीं करता। क्यों भाई? हमला करे क्यों? इन सब के ऊपर कब्जा कर लेता, क्योंकि यहाँ पर है US की प्रेजेंस। इसे कहते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकेंड आइलैंड चेन, जो देता है सिक्योरिटी यहाँ के आइलैंड कंट्रीज को फ्रॉम चाइना। व्हाट इज दैट? तो ये आइलैंड चेन देखो दिख कैसे रही है भाई, ज़रा ये तो देखें। यानी असल में कुछ ऐसे आइलैंड्स जहाँ अमेरिका की बहुत सारी पकड़ है। जैसे जापान में उनका यूकोशुका में अपना एक खुद का बेस है। तो इस तरह
अमेरिका की बहुत सारी बेसिस हर जगह उपलब्ध है, चाहे ओकिनावा की बात करें, चाहे मियाका स्ट्रेट की बात करें, ताइवान की बात करें। ये फर्स्ट आइलैंड चेन है जहाँ पर जिन आइलैंड्स के आसपास बहुत सारी अमेरिका की मिलिट्री बेसिस उपलब्ध है, नेवल बेसिस है। तो यहाँ से अगर चाइना कुछ भी अटैक करता है तो अमेरिका उनको कैप्चर कर सकता है। तो फर्स्ट आइलैंड चेन एंड सेकेंड आइलैंड चेन आर इन पैसिफिक ओशन, मेजरली साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के रीजन में। वो जगह हैं जहाँ पर, वो आइलैंड्स जहाँ पर बहुत सारी अमेरिका की नेवल बेस प्रेजेंस है, उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन एंड सेकेंड आइलैंड चेन, जो कि चाइना को किसी भी तरह आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे मैंने बताया कि इंडिया एक पोर्ट इंडोनेशिया में भी बना रहा था, ठीक इसी तरह जैसे चाइना को यहाँ अमेरिका ने हमेशा से घेर के रखा हुआ अपने आइलैंड ग्रुप बना के। मैंने बताया था पहले इंडिया इस रीजन को इग्नोर करता था क्योंकि ये अमेरिका के बहुत करीब थे, तो आज भी अमेरिका की प्रेजेंस वहाँ उसी मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया क्या कर रहा है भाई? इंडिया ने हमें बताया कि सबांग पोर्ट पे काम किया इंडोनेशिया के साथ, सितवे पोर्ट पर हम काम कर रहे हैं, चांगे के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया अंडमान निकोबार को जोड़ना चाह रहा है, एक इंडोनेशिया का प्रोविंस है एके, तो अंडमान एके ये एक और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। देखिए ये जो पूरा रीजन है, यहाँ हम कनेक्टिविटी जोड़ेंगे तो हमारे अपने अंडमान निकोबार में थोड़ी बेसिक डेवलपमेंट होगी और इंडोनेशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात ये भी है कि भारत और कई इलाकों पर काम कर रहा है इस रीजन के साथ, जिनमें एक प्रमुख एरिया है टूरिज्म का, क्योंकि हम इस पूरी रीजन को बुद्धिज़्म सर्किट के साथ जोड़ सकते हैं, रामायण सर्किट के साथ जोड़ सकते हैं। अंकोर वाट मंदिर, आपको दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल इसी रीजन में है, आपकी हेरिटेज है बुद्धिज़्म की, ऑलरेडी आपका बहुत सारा टूरिज्म यहाँ से होता है, जिसके लिए आप कह सकते हैं हम इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे को एक्सटेंड करके होचिमिन या फिर हनोई जो वियतनाम में है वहाँ तक उसे ले जा सकते हैं हम। ऑलरेडी इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ जो डिजिटल नोमैड वीज़ा होता है, अब डिजिटल नोमैड क्या होते हैं, मान लो नोमैड किसे कहते थे हम, जो व्यक्ति चारा जो अपनी नोमैड की तरह रहते थे कि अपने शिप्स को लेके गोड्स को लेके घूम रहे हैं और उसी को चारा वगैरह दे रहे हैं और उस तरह जगह जगह घूम के वो अपने पशुपालन करते थे, उससे जीवन यापन करते थे। आज के टाइम में नोमैड अभी भी हैं लेकिन अब वो डिजिटल हो गए हैं। अब लोग लैपटॉप लेके वर्क फ्रॉम होम कहीं से भी कर सकते हैं। तो कई लोग ऐसी जगहों पर जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया का बाली हो गया, फिर अब तो कंबोडिया लाओस जैसी कंट्रीज़ में भी लोग जाकर बीचेस के किनारे रहते हैं, वहीं से काम करते हैं, तो उन्हें कहते हैं डिजिटल नोमैड। तो डिजिटल नोमैड वीज़ा भी मिलने लग गया है अब कई जगह, थाईलैंड वगैरह में तो आपको वीज़ा बिल्कुल ई वीज़ा मिलता है इंडियंस को, आप काफ़ी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिया के लोग अब इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जाते हैं टूरिज़्म के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट बन गया जहाँ इंडिया और इनके साथ डेवलपमेंट कर सकता है। सिक्योरिटी के हिसाब से मैंने आपको पहले ही मेंशन किया, हम ONGC विदेश जो है वो वियतनाम के साथ कोलैबोरेट कर रही है। हम फिलीपींस को अपना ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने वियतनाम को लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है ताकि वो हमसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सके। हम इन सभी देशों के साथ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं। इकोनॉमिकली हमने ऑलरेडी आसियान एज अ ग्रुप के साथ हमने एक FTA कर रखा है। हमारे एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, $130 बिलियन से भी ज़्यादा हमारा बायलैटरल ट्रेड है। तो इन एरियाज़ के साथ इंडिया डेवलप कर रहा है। जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, एक कहाँ पर है, फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकेंड आइलैंड चेन कहाँ पर है, खाओपियो कहाँ पर है, हम्मन टोटा कहाँ है, रियाम बेस क्यों इंपॉर्टेंट है, जो आपके MGC के कितने मेंबर्स हैं, लेकोंग मेकोंग के कितने मेंबर हैं, सार्क के कितने मेंबर हैं, बिम्स्टेक के कितने मेंबर हैं, ये हमने समझ लिया और इस एरिया को जाना। अब एक ग्रुप और है जो रेलेवेंट है, वो है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया हालांकि इसका मेंबर नहीं है। ये ग्रुप पहले बहुत रेलेवेंट था कि एशिया पैसिफिक में ग्रोथ की जाए, डेवलपमेंट हो, बाद में फोकस खिसक के कहाँ चला गया, इंडो पैसिफिक की तरफ। तो अभी मेरा आपसे सवाल है, इंडो पैसिफिक में जब फोकस खिसका तो क्यों भारत इन देशों को इतना प्यारा है? देखो, इंडो पैसिफिक असल में पुश होना तब स्टार्ट हुआ जब जापान ने और अमेरिका ने इसको पुश किया। अब इंडिया मानता है कि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, जो यहाँ से लेके आपके अमेरिका तक जाता है, इसमें आसियान इज सेंट्रल टू इंडो पैसिफिक, क्योंकि आसियान आप देख लो जोग्राफिकली भी बहुत एक रेलेवेंट पोजीशन रखता है, जबकि चाइना ऐसा मानने से इनकार करता है। इंडिया आसियान के साथ डेवलपमेंट करना चाहता है, इस पूरे रीजन को फ्री एंड ओपन रखना चाहता है, जबकि चाइना ऐसी कोई गारंटी नहीं लेता। इसीलिए ये रीजन बहुत ज़्यादा इंडिया को एज अ इम्पॉर्टेंट पार्टनर देखता है, जहाँ इंडिया के साथ ये और ट्रेड और डेवलपमेंट के ऊपर पुश कर पाए और एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी इंडिया को और ज़्यादा अपने करीब ला सके। इसलिए ये लोग चाहते थे कि इंडिया RCEP को भी ज्वाइन करे, जो इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अभी तक इंडिया के लिए रास्ता खुला है। भविष्य में इंडिया चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। इंडिया ने ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया को एक तो मार्केट एक्सेस मिल नहीं रहा था फार्मास्यूटिकल्स में, सर्विसेज में, और दूसरा भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर नहीं खोलना चाहता था। पर भारत को ये भी डर था कि चाइना से डंपिंग हो सकती है, और भारत से जो दूरी है
इस रीजन की जो हिस्टोरिकली रही, अब उसको इंडिया सही भी करना चाहता है, इनसे और कनेक्टिविटी चाहता है, और इंडिया लगातार डेवलपमेंट कर रहा है इस रीजन में, पार्टनरशिप कर रहा है, जो हमने समझा। अब एपेक में जो एक डिस्कशन हुई, कितनी कंट्रीज़ हैं? 21 कंट्रीज़ हैं। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एपेक। ये इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज़ थी, इंडिया इसकी मेंबरशिप पहले चाहता था, लेकिन इस मेंबरशिप में कोई विशेष कुछ काम नहीं होता। इंडिया मेजर रीजन में आसियान के साथ ऑलरेडी ट्रेड पार्टनरशिप कर ही चुका है। ये हमने समझा इस रीजन के बारे में। देखिए, दुनिया में कुछ मेजर ट्रेड ग्रुप्स हैं, जैसे आसियान के 10 ग्रुप्स हो गए, आरसेप के 15 ग्रुप्स हो गए, CPTPP है और एक TPP है जिसकी बात भी चल रही है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्टनर्स कौन से किस रीजन में है उसकी बात हो रही है। अभी मैं इसको डिस्कस डिटेल में करूंगा जब हम एक बार पूरा रीजन कर लें, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रेफरेंस के लिए मैंने आपको ये दिया है। तो यहाँ तक आप समझिए एपेक क्या है, इंडिया इंडोनेशिया क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ पर कौन सा पोर्ट है, क्या लोकेशन है, हमने ये सब डिस्कस कर लिया। अब ऐसा कुछ भी अगर आपको डाउनलोड करना है, ऐसा कंटेंट चाहिए, तो आप हमारे चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी PDF ले सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसको स्कैन करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली एस। आपके जो सजेशंस हैं कमेंट में लिखिए, हम उसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे, और अपने क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट्स में लिखिए। हैव अ नाइस डे।